हमारे स्टूडियो में पधारे हैं साहित्यकार डॉक्टर ब्रिजेश सिंह। आप राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। साहित्यकार डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में साधिकार सृजन की श्रृंखला में 50 से अधिक ग्रंथों की रचना कर प्रसिद्धि प्राप्त की है। आप राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख साहित्यकार के रूप में राष्ट्र कवि दिनकर व गुप्त की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर ब्रिजेश सिंह द्वारा रचित 4 महाकाव्यों में आहुति और वेदमूर्ति अत्यंत चर्चित है। आपका छंद विधान पर लिखित ग्रंथ छंद रत्नाकर व संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ सरस्वती सतकम तथा तीर्थोत्तमा अयोध्या साहित्य जगत में अत्यंत प्रतिष्ठित है। डॉक्टर ब्रिजेश सिंह के साहित्य पर केंद्रित 1 दर्जन से अधिक पीएचडी शोध ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। पर्यावरणविद के रूप में डॉक्टर ब्रिजेश सिंह प्रख्यात हैं। तो सर, आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज आप कौन सी रचना हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? मैं आहुति महाकाव्य जो 5000 वर्षों का भारतवर्ष का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास को समेटे हुए है, मैं उसकी कुछ राष्ट्रीय चेतना की जो हमारी जो रचनाएं हैं मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सविया में है। राम की कृष्ण की पावन गाथा, राम की कृष्ण की पावन गाथा, लसीहर गांव की माटी यहाँ है, अर्जुन भीम के शस्त्र की तीक्ष्ण प्रलंब रही परिपाटी यहाँ है, राणा शिवा इतिहास लिए निज अंक खड़ी हर घाटी यहाँ है, धारण की वसुधा ने सदा रण रक्त रंगी सूची साटी यहाँ है, रण रक्त रंगी सूची साटी यहाँ है, देती सदा उपदेश सुनो हर हार के कारण की जो कहानी, झांक परिस्थिति के उर देखो त्रिगंचल में जो भरा हुआ पानी, राणा की गाथा को याद करो, करो याद शिवा जो रहा बलिदानी, माता की कोख कृतार्थ करो, चरितार्थ करो निज दिव्य जवानी, चरितार्थ करो निज दिव्य जवानी। और इसी में घनाचली के से भारतवर्ष का जो है देखेंगे, मंजुल हिमाद्री का मुकुट सिर से राज रहा, ये घनाचली छंद है। मंजुल हिमाद्री का मुकुट सिर से राज रहा, पद में कमल सा खिला प्रसन्न लंका है, सस्य सुषमावली सुयंग दिव्य साटी लसी, विंध्य में कलादि बजाना हर का डंका है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ राष्ट्र भूमि और राष्ट्रवाणी, इसमें ब्रिजेश नहीं रंच मात्र शंका है, भारतीय गौरव के साधक प्रताप रहे, आहुति प्रबंध का हर एक छंद टंका है, आहुति प्रबंध का हर एक छंद टंका है। और भारतीय सभ्यता पर जो है देखेंगे, भारतीय सभ्यता की गौरवी कथा सुरम्य, विश्वरंग मंच पर अद्वितीय शान, भारतीय सभ्यता की गौरवी कथा सुरम्य, विश्वरंग मंच पर अद्वितीय शान है, आत्म परमात्म तत्व गूढ़ एक में हुए, दर्शन रहस्य का अनूठा संविधान है, कर्म योग भक्ति योग राजयोग संग संग, जग में न कोई ज्ञान गीता के समान है, धारण विभूतियों को किया जो अनन्य बन, उस नर श्रेष्ठ का न कोई उपमान है, उस नर श्रेष्ठ का न कोई उपमान है। सर, राष्ट्रीय भावधारा के विषय में आपका क्या विचार है? राष्ट्रीय भावधारा ये कैसी है कि देश के हित में सोचना, राष्ट्र के हित में सोचना। और इसमें मैंने एक श्लोक जो है आहुति महाकाव्य के मंगलाचरण में ही एक हमने राष्ट्र रस की कल्पना की है
क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि युद्ध के मैदान में वीरता जो है दिखाना ही जो है वीर रस जो होता है वही राष्ट्रीय चेतना का संवाहक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लड़ाई के युद्ध के मैदान में कोई देश का द्रोही या दुश्मन भी वीरता दिखा सकता है, तो क्या उसकी वीरता को या बहादुरी को हम राष्ट्रीय चेतना में लाएंगे? नहीं। तो हमने एक राष्ट्र रस की कल्पना की कि वो रस या वो कार्य जो राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, वो राष्ट्र के उत्थान के लिए हो, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने के लिए हो, तो हमने एक राष्ट्र रस की कल्पना की। तो देखेंगे इस पर एक अनुष्टुप छंद है और हमने आहुति महाकाव्य जो है मेरा जो है उसके मंगलाचरण में मैंने प्रयोग किया है। पेयो राष्ट्र रसो नित्यम ध्येयः श्री परमेश्वर श्रेय सर्वस्य लोकस्य वेद धातु गणाधिप। तो राष्ट्रीय भावधारा की आपने बात कही, तो राष्ट्रीय भावधारा के परे तो मैं किसी वस्तु को मानता ही नहीं। यदि किसी साहित्यकार की रचना में राष्ट्रीय भावधारा नहीं है, राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं है, तो मैं उसको अपूर्ण मानता हूँ, अधूरा मानता हूँ। यद्यपि मैं सारे रसों को महत्व देता हूँ, चाहे श्रृंगार हो चाहे कोई और भी रस हो, सारे रसों का अपना महत्व है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि प्रमुख जो है किसी भी साहित्यकार का प्रमुख लेखन का क्षेत्र जो है राष्ट्र के प्रति जो है लगाव होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उसके मन में आदर का भाव होना चाहिए और राष्ट्र के को जगाने के लिए उसकी कलम निरंतर जो है चलती रहनी चाहिए। तो राष्ट्रीय भावधारा चाहे महाकवि कालिदास हो, चाहे और भी हमारे आदि कवि बहुत सारे हमारे कवियों ने लिखा है, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास हुए, अन्य कवियों ने, तो उनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि लोक मंगल और राष्ट्रीय भावधारा, लोक मंगल के साथ राष्ट्रीय भावधारा का जो है आपको प्रवाह मिलेगा। तो राष्ट्रीय भावधारा का जो प्रश्न आपने किया, तो मैं ये तो मानता हूँ कि ये तो एक शाश्वत प्रश्न है। ये निश्चित रूप से हर साहित्यकार को इसको प्रमुखता जो है प्रदान करनी चाहिए। और राष्ट्रीय भावधारा यदि हमारे लेखन में नहीं है, हमारी चेतना में नहीं है, तो मैं उसको अधूरा मानता हूँ और अपूर्ण मानता हूँ। सर, आप राष्ट्रीय भावधारा के साहित्यकार हैं, तो राष्ट्रीय भावधारा की कुछ रचनाएं पेश कीजिए। जरूर देखेंगे। ये जब पहले भी मैंने चर्चा किया कि वीरों की भूमि है और ये बलिदानियों की जो है एक भूमि है, और भारत की जो है भूमि जो है प्रारंभ से ही ये जो है चेतना को जगाने वाली भूमि है। ये यहाँ जहाँ एक महर्षि बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, वहीं बड़े बड़े वीर महावीर बड़े बड़े योद्धा हुए। तो उस पर देखेंगे आप, राणा की परंपरा की तलवार लिए वीर महाराष्ट्र केसरी ने रण में हुंकारा है। भारत राणा की परंपरा की तलवार लिए वीर महाराष्ट्र केसरी ने रण में हुंकारा है। भारतीय अस्मिता का ध्वज फहराने हेतु गुरु रामदास ने दिया सुदीप्य नारा है। महामती प्राणनाथ से प्रबुद्ध छत्रसाल नीति का वितानता ने चली ऐसी धारा है। राणा राज सिंह मेरे दुर्गादास ने सदैव हरिदल को विदार शस्त्र को निखारा है, हरिदल को विदार शस्त्र को निखारा है। आज भी वो राज करे देश प्रेमियों के उर, भारतीय भूमि का प्रताप स्वाभिमान है। वीरता और धीरता के गीत गाए कवियों ने काव्य इतिहास में सदैव कीर्तमान है। सूर्यवंशी यश नहीं डूबता धरा पे कहीं, विश्व में प्रसिद्ध मेद पाठ बलिदान है। किया होम जीवन को मातृभूमि रक्षणा, स्वत्व के समर का प्रताप प्रतिमान है, स्वत्व के समर का प्रताप प्रतिमान है। रत्नगर्भा भूमि यह भारत की दिव्य यति, यहाँ कभी वीरों का न होता अवसान है। रत्नगर्भा भूमि यह भारत की दिव्य यति, यहाँ कभी वीरों का न होता अवसान है। राष्ट्र भारती को रत्नगर्भा भूमि यह भारत की दिव्य यति,
यहाँ के भी वीरों का न होता अवसान है, राष्ट्र भारती को शीश पुष्प को चढ़ाने हेतु नेक वीर पुरुषों ने दिया बलिदान है। रण शिवा छत्रसाल का अखंड योगदान, शहीदों के शान से ही भारतीय मान है। पानीदार बानी की जवानी का निशान लिए तुलसी कबीर वाला यही हिंदुस्तान है, तुलसी कबीर वाला यही हिंदुस्तान है। सर, चूंकि आप पर्यावरणविद हैं, तो पर्यावरण साहित्य पर अपना विचार प्रकट करें। पर्यावरण जो है भारतीय वाङ्मय का प्रमुख अंग है और हमारे साहित्य, हमारा वाङ्मय जो है जितने भी हैं आरण्यक कहलाते हैं। आरण्यक मतलब अरण्य में जिनकी रचनाएं हुई। तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति से पर्यावरण का गहन संबंध है। जब हमारे सारे साहित्य ही आरण्यक कहला रहे हैं, अरण्य में लिखे गए हैं, तो निश्चित रूप से आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी सभ्यता में इसका कितना बड़ा महत्व है। निश्चित रूप से आज विकास के नाम पर जिस तरह से पर्यावरण का दोहन हो रहा है, जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है या जगह जगह नदियों को जो है प्रदूषित किया जा रहा है विकास के नाम पर, तो निश्चित रूप से ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा जो है अकल्याण का ये सूचक है और हम खुद अपने जो है विनाश को जो है निपटा रहे हैं। मैंने पर्यावरण की बात करूं तो मैंने स्वयं के स्तर पर भी जो है लगभग हमने 12,000 जो है पौधे लगाए व्यक्तिगत प्रयास से, जिसमें लगभग 2,500 हमारे लगाए हुए पौधे जो है पेड़ का रूप जो है धारण कर चुके हैं। और ये ज्यादा हमने बिलासपुर क्षेत्र में हमने एक कार्य किया है, वहीं मेरा अभी कर्म भूमि है बिलासपुर, तो मैंने वहाँ किया है। और लेकिन मेरे और भी बाकी जो पौधे हैं अभी कुछ छोटे हैं और कुछ तो पशुओं के द्वारा, कुछ मानवी जो है के द्वारा जो है कुछ नष्ट भी हो चुके हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारा प्रयास निरंतर जो है जारी रहना चाहिए और पर्यावरण पर केवल लिखना ही पर्याप्त नहीं होता, पर्यावरण को जमीनी स्तर पर भी होना चाहिए। और हालांकि मैंने पर्यावरण पर 300 गजलें लिखी हैं और मेरी संस्था विकास संस्कृति पर्यावरण परिषद है, जिसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। उसके माध्यम से हमने 3 राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों का आयोजन किया है और उसमें एक पर्यावरण विमर्श नाम का 600 पृष्ठ का ग्रंथ भी हमने संपादित किया है, जिससे लगभग 25 लोग पीएचडी में शोध संदर्भ ग्रंथ के रूप में उसको प्रयोग कर चुके हैं। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं न केवल जमीनी स्तर पर बल्कि शोध के भी क्षेत्र में और लेखन के भी क्षेत्र में पर्यावरण को हमने विशेष महत्व दिया है और मेरे जीवन में पर्यावरण का बहुत गहरा महत्व है, गहरा प्रभाव है। तो सर, अपनी कुछ और रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाइए। जरूर जरूर। और मैं समझता हूँ कि संस्कृत जो है हमारी देव भाषा है और देखा जाए तो हमारे सारे वाङ्मय संस्कृत में ही हैं। आज जितना भी ज्ञान विज्ञान का हमारे पास उपलब्ध है उसका अधिकांश स्रोत जो है संस्कृत है। मैं इस अवसर पर संस्कृत के कुछ छंद जो है जरूर सुनाना चाहूँगा और देखेंगे ये दुर्मित सभैया, ये मेरे आहुति महाकाव्य के मंगलाचरण में प्रयोग हुआ है। अनुराग महोत्सव मोद भैरे, अनुराग महोत्सव मोद भैरे, रस रास विहार विधोदी पुणे, सूचि वेणु निनादन युक्ति चढ़े, यमुना तट केली कदम्ब गड़े, मन जन्मज पुण्य महोनियतम, प्रतिभाति यदास्ति रति शरणे, सुखधाम रमापति संगमने, मतिरस्तु महोदय संवरणे, मतिरस्तु महोदय संवरणे। और इसी तरह मैंने जो है सरस्वती शतकम में ये हरगित का छंद में लिखा है हमने संस्कृत में। मेरी किताबें संस्कृत में भी छपी हुई हैं और मैं हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी इत्यादि भाषाओं में लेखन में करते रहा हूँ। हालांकि मुख्य मेरा हिंदी ही है, लेकिन इसके अलावा जो है मैं संस्कृत को थोड़ा महत्व देता हूँ
क्योंकि जैसा कि मैंने चर्चा किया कि ये हमारे ज्ञान विज्ञान का ये आदि स्रोत है इसमें, इस वाङ्मय में, संस्कृत के वाङ्मय में। ये हरिवृत्ति का छंद में है। सुर कीनरादि सुवंदितां पर ब्रह्म जात सुरेश्वरीं असुरादि शक्ति विमर्दनीमिद मखिल जगदुधारणीं कालेश्वरैरभिनन्दितां परमामि शुभवागीश्वरीं परमात्मतत्त्वनिरूपिणीं प्रस्तौमि वीणावादिनीं शुचिपावनीं सुरभारतीं व्यक्तरूपां व्यापनीं सद्वृत्तिहृदि संवर्धनीं हृदयमाकर्षणीं मुनिसेव्य भवसंतारणीं बुद्धजनगणनां रञ्जनीं परमात्मतत्त्वनिरूपिणीं प्रस्तौमि वीणावादिनीं तो ये जो है ये तो बड़ा है, मैं केवल एक जो है आपके सामने प्रस्तुत किया एक छंद जो है इसका। तो आगे बढ़े। हिंदी साहित्य की दिशा और दशा पर आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, हिंदी साहित्य तो बहुत समृद्ध साहित्य है जी। और इसको संस्कृत की विरासत मिली है। हमने जो लिपि का जो लगा लिया है वो संस्कृत की ही लिपि है, देवनागरी लिपि कही जाती है। हाँ। तो निश्चित रूप से संस्कृत की विरासत हिंदी को मिली है और बहुत समृद्ध है और अच्छे अच्छे कवियों ने और लेखकों ने इसको समृद्ध भी किया है, चाहे वो रणधारी सिंह दिनकर हो, मैथिली शरण गुप्त हो, महादेवी वर्मा हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, या तमाम जयशंकर प्रसाद जी से लेकर अच्छे से साहित्यकारों ने, पंत जी ने बहुत कुछ लिखा है। आज भी बहुत कुछ अच्छा लिखा जा रहा है। लेकिन अभी क्या है कि लोगों में मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ कि संक्षिप्त पथ से पढ़ने की जो एक भूख है लोगों में बहुत जागृत हो गई है। आज साधना बहुत कम लोग करना चाह रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ साधना नहीं हो रही, लेकिन साधना बहुत कम करना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि सिद्धि मिल जाए। लेकिन भाई साधना के बिना सिद्धि किसको मिली है और कब मिली है? और इसी कारण क्या हो रहा है कि जो अच्छा एंकर करने वाला है आज वो बहुत अच्छा साहित्यकार कहला रहा है। भाई हमको अर्थ समझना होगा कि एंकरिंग, एक अच्छा एंकरिंग करना एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छा साहित्यकार होना एक अलग बात है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। एंकर भी अपने आप में कम नहीं होता, वो भी अपने आप, लेकिन विधा अलग है। ऐसे ही जैसे गायन है, कोई बहुत सुंदर मधुर कंठ में गा रहा है, तो अब उसकी तुलना एक साहित्यकार से आप नहीं करोगे कि वो बहुत सुंदर गा रहा है, तो जो अच्छा किताब लिखा है उसकी तुलना में वो गायन बहुत अच्छा है, क्योंकि गायन का अपना क्षेत्र है। जब गायकों से तुलना करेंगे उसकी, तब हम करेंगे कि भाई ये अच्छा गायक या कम गायक। लेकिन एक साहित्यकार एक अच्छा गायक नहीं हो सकता, माने हो भी सकता कि हो और नहीं भी हो। जैसे मैथिली शरण गुप्त, वो मंचों पर बहुत अच्छी अपनी काव्य की प्रस्तुति नहीं करते थे और उनको मंचों पर अध्यक्षता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता था, चूंकि वो राष्ट्र कवि थे। लेकिन यदि आप उस दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त तो अच्छी तरह से वो अपनी कथाओं पाठ नहीं करते थे, लेकिन आज जो तमाम अच्छे अच्छे गाते थे आज उनको कोई याद नहीं कर रहा है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्र कवि कहला रहे हैं और उनका चाहे वो साकेत हो, चाहे वो कोई भी उनके ग्रंथ हो, चाहे भारत भारती हो, आज हमको रास्ता दिखा रहे हैं और मील के पत्थर है साहित्य के लिए। तो जो दशा और दिशा की बात जो की गई ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समय में। हालांकि मेरी बात बहुत सारे हमारे मित्रों को जो है बुरी भी लगेगी, क्योंकि संक्षिप्त पथ से बढ़ने वाले उनको लगता है कि कोई ऐसी बात करता है, सही सच्ची बात करता है, तो उनको लगता है कि उनके विरोध में बात कर रहा है, जबकि विरोध में नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप मेहनत करो, आप साधना करो, साधना से सिद्धि मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि क्या है कि शार्ट में संक्षिप्त पथ से आप आत्म छलना, अपने आप को छल रहे हो, आप दूसरे को नहीं छल रहे हो। हाँ, यह है कि आपके कारण दूसरे भी भ्रमित हो रहे हैं। जो आम जनता जो आज फुहड़ कविता, कोई कविता मान ली, जो और चुटकुलेबाजी हो रही उसको कविता मान बैठी, ये जरूर एक मतलब एक दिशा और दशा की जो बात हो रही है, इससे बहुत बड़ी एक कवित्व आई है। तो मैं ये मानता, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं है। जैसा कि मैंने पहले चर्चा हमारे विषय में आपने बात कही, भाई हमारी 4 महाकाव्य हमने
करीब करीब हमारे 50 से ज़्यादा हमारी ग्रंथ हैं, जिसमें लगभग 40 तो काव्यों का ही है, 40 काव्यों का ही योगदान है। बाकी 10-15 ग्रंथ जो है हमारे अन्य विषयों पर है। गद्य, हमारा गद्य और पद्य दोनों में लेखन है। तो मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा, और संदेश का कहिए मतलब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप साधना कीजिए। विशेष रूप से काव्य के क्षेत्र में जब आप आ रहे हैं तो कुछ छंदों का भी ज्ञान प्राप्त कीजिए। जैसे मैंने एक छंद रत्नाकर मैंने एक पुस्तक देखी, जिसमें कि छंदों की रचना कैसे होती है। तो 400 पृष्ठ की वो किताब है, जिसमें हमने छंद विधान पर उसमें लिखा हुआ है, और कोशिश की है कि लोगों को सरलीकरण कर दें, छंदों से भय न लगे। भाई छंद तो सैकड़ों हैं, आप चाहो तो 2-3 छंद भी यदि आप सिद्ध कर लो तो आप महाकवि बन सकते हो, बड़े बड़े महाकाव्य लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि 150 छंद आप याद करो। तो लोग छंद के नाम से बहुत भयभीत होते हैं। मेरे पास आते हैं तो जब मैं उनको समझाता हूँ कि एक छंद जैसे षोडश मात्रिका छंद है, मात्रा सम्मत भी कहा जाता है। तो वर्णात्मक जहाँ पर खंड काव्य हो या महाकाव्य हो, जैसे विधिवत स्तर पर लेखन करना हो, तो वो छंद काफी जो है ना जनोपयुक्त जो है मुझे महसूस होता है। ऐसे तो दोहा भी एक बहुत बढ़िया छंद है, लेकिन दोहा से महाकाव्य पूरा लिखना या खंड काव्य लिखना थोड़ा कठिन होता है, या अन्य सवैया से भी पूरा महाकाव्य को लिखना कठिन होता है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई का छंद अधिक प्रयोग किया, हालांकि दोहे का भी, सोटा का भी है, अन्य भी छंदों के लिया। लेकिन यदि आप मतलब रामचरितमानस की बात करेंगे तो प्रमुख छंद उसका चौपाई है। तो षोडश मात्रिका भी है, चौपाई टाइप के छंद है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दशा दिशा की बात पर कि भाई यदि आप गद्य में ही लिखना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग गद्य को पद्य बोल देते हैं, गद्यात्मक लिखते हैं, बोलते हैं कि तो पद्य है, तो भाई गद्य में लिखो ना। गद्य में इतनी विधाएं, कहानी है, उपन्यास है नहीं, और बहुत सारी इतनी विधाएं हैं कि गद्य में तो लिखकर आप बहुत प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं। नहीं तो गद्य में लिखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं कि पद्य में सभी लिखें। तो मेरा यही लोगों के लिए संदेश है कि आप साधना कीजिए। तो सर अब इसी पे कुछ और रचनाएं अपनी प्रस्तुत करिए। देखेंगे आज ये जो है ये विधाता छंद में है, 28 मात्राओं का है, लघु से होकर दीर्घ पर जाता है। देखेंगे अभी भी देश के हर जख्म की तस्वीर बाकी है, अभी भी देश के हर जख्म की तस्वीर बाकी है, फिजाओं में रचे आतंक की तहरीर बाकी है, शिलालेखों में सोई रह गई इतिहास की मूरत, ऐ कवि लेखनी सौभाग्य का कश्मीर बाकी है, ऐ कवि लेखनी सौभाग्य का कश्मीर बाकी है, निराशावाद से उत्साह का अवसान होता है, मगर साहित्य से प्रीवर सदा उत्थान होता है, उसी साहित्य सर्जक का सफल साहित्य है, जिसमें प्रगति मधुमास के आनंद का सम्मान होता है, प्रगति मधुमास के आनंद का सम्मान होता है। और इसी पर देखेंगे, ये तो 2 मुक्तक थे, और इसी विधाता छंद पर एक गजल है। न जिसका आदि होता है न जिसका अंत होता है, वही है वासना जिसका मनुज श्रीमंत होता है, समंदर का भी पानी कम पड़े जिसको बुझाने में, दवानल धीति का जब भी हृदय सामंत होता है, दवानल धीति का जब भी हृदय सामंत होता है, हवस के सामने होता सदा लाचार संयम भी, असंयम स्वार्थ मठ का स्वस्थ एक महंत होता है, असंयम स्वार्थ मठ का स्वस्थ एक महंत होता है, सुखद अनुभूति की खातिर मिले उत्कर्ष की छाया, तभी विश्वास जीवन में मरण पर्यंत होता है,
तभी विश्वास जीवन में मरण पर्यंत होता है। दशाए कायनी से भाव तृष्णा का मिटा मानव, दशाए कायनी से भाव तृष्णा का मिटा मानव। बताता मुक्ति का वह पंथ जो जीवंत होता है, बताता मुक्ति का वह पंथ जो जीवंत होता है। न जिसका आदि होता है न जिसका अंत होता है, वही है वासना जिसका मनुष्य श्रीमंत होता है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के बीच इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई और बहुत अच्छा लगा। हम आपको आगे भी बुलाते रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपको आने। नमस्कार सबको।